माननीय श्री वी.डी. कल्ला, प्रभारी मंत्री। माननीय सभापति महोदय, आम जनता को सही कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया और उसमें खास तौर से खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति, वाणिज्यिक और व्यापारिक इन चीज़ों के को विनियमित करने के लिए और उनको प्रतिषेध करने के लिए ये प्रावधान डाला गया और उसमें धारा 3 में ये प्रावधान रखा गया कि कोई भी व्यक्ति यदि जमाखोरी और मुनाफाखोरी करता है तो केंद्र सरकार उसकी स्टॉक लिमिट निर्धारित कर सकती है और उसको पाबंद कर सकती है कि आप इस क्वांटिटी से ज़्यादा कोई भी वस्तु जो है अपने यहाँ स्टॉक में नहीं रख सकते। माननीय सदस्यों ने बहुत से ने अपनी बात कही, ये बात सही है कि महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर ये बना था कि आम आदमी की कीमतों में, वस्तु की कीमतों में जो आवश्यक हैं उसमें अनाप शनाप बढ़ोतरी न हो, कालाबाजारी को रोका जाए, जमाखोरी को रोका जाए। इस उद्देश्य के आधार पर यह कानून बना था और इस कानून में आगे जाकर के भारत सरकार ने अभी 5 जून को एक अध्यादेश लेके आया और उसके बाद में सितंबर में पार्लियामेंट में और राज्यसभा में ये कानून बना और 27 सितंबर को नोटिफाई होगा। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है कि इस आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 में धारा 3 में एक उपधारा 1 का को जोड़ा है। इसके अंतर्गत 6 वस्तुएं खास तौर से आलू, प्याज, अनाज, दाल, खाद्य तेल और तिलहन, इन 6 वस्तुओं की कीमतों में यदि अप्रत्याशित वृद्धि हो इनकी कीमतों में अथवा अकाल, युद्ध और युद्ध के साथ साथ प्राकृतिक आपदा, गंभीर प्राकृतिक आपदा, ऐसे वक्त में केंद्र सरकार इन वस्तुओं के स्टॉक को लिमिट करने के बारे में एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी करके और उसकी स्टॉक सीमा को निर्धारित कर सकती है। और उसमें भी 2 शर्तें और लगाई उन्होंने। आलू और प्याज की कीमतों में 100% तक वृद्धि हो तब जाकर के वे इस संबंध में कानून ये मतलब नोटिफिकेशन जारी करेंगे, स्टॉक की सीमा निर्धारित करेंगे। और दाल, दलहन और खाद्य तेल और तिलहन, इन चारों की 50% कीमतें जब वृद्धि होगी तब जाकर के स्टॉक लिमिट को निर्धारित करेंगे। ये अभी विपक्ष के नेता महोदय और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, कई विपक्षी माननीय सदस्यों ने कहा कि इस कानून के बनने से किसानों को या आम आदमी को लाभ होगा। आप मुझे बताइए कि 100% कीमतें जब बढ़ेगी तब जाकर के केंद्र सरकार की आंखें खुलेगी और तब जाकर के वो स्टॉक लिमिट निर्धारित करेंगे। आज मान लीजिए दाल की कीमत 100 रुपये है और 100 रुपये से बढ़ कर के 150 रुपये होगी तब जाकर के स्टॉक लिमिट निर्धारित करेंगे। बताइए आम उपभोक्ता को कितना भारी नुकसान होगा। जबकि जिस समय ये कानून बना था उस समय कीमतों के ऊपर रोक, प्राइस एस्केलेशन, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ये कानून बना था और ख़ास तौर से 10-20% कीमतें भी यदि बढ़ती थी तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें हरकत में आ जाती थी और आकर के स्टॉक लिमिट निर्धारित करती थी और उसकी पालना होती थी। और हमारे यहाँ जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने का केवल मात्र एक उपाय था, लेकिन अब इस धारा 3 में उपधारा 1 का को जोड़ने से मुनाफाखोर, जमाखोर, इनकी सीमाएं बढ़ा दी गई है। कोई 1 लाख करोड़ टन अनाज इकट्ठा करना चाहे तो कर सकता है, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। जब तक 100% आलू और प्याज की कीमत बढ़ेगी तब जाकर के वो विचार करेंगे कि अब इसके ऊपर, और उसमें भी पिछले 1 साल के खुदरा मूल्य को
ध्यान में रखते हुए और अथवा 5 साल का ऑन एन एवरेज खुदरा मूल्य जो है उसका औसत लेकर जो भी कम हो उसके आधार पर स्टॉक की लिमिट निर्धारित की जाएगी। दलहन, अनाज, खाद्य तेल और तिलहन, इन 4 चीज़ों पर 50% तक जब वृद्धि हो जाएगी तब स्टॉक लिमिट निर्धारित की जाएगी, वो भी उसके आधार पर। लेकिन इसमें भी इन्होंने एक छूट दी है। इसके साथ साथ स्टॉक लिमिट के संबंध में खाद्य पदार्थों के प्रोसेसर, उत्पादकों, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट अर्थात खेत से अंतिम खपत तक कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाले व्यापारियों को उत्पादन क्षमता तक, निर्यातकों को उनकी निर्यात मांग की मात्रा तक स्टॉक लिमिट में छूट प्रदान की गई है। उसमें कोई वो स्टॉक लिमिट जो है निर्धारित नहीं कर पाएंगे। स्टॉक लिमिट तय करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि 12 महीने का एवरेज अथवा 5 वर्षीय औसत खुदरा मूल्य के आधार पर न्यूनतम दर जो भी हो उसके आधार पर ये किए जाएंगे। व्यापारियों को इसमें निजी लाभ की छूट दे दी गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि पूरा का पूरा, आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेट घराने हैं उनकी कैपेसिटी इतनी हो गई है कि पूरे देश का अनाज एक व्यक्ति खरीद सकता है, 2-3 घराने मिलकर खरीद सकते हैं। और यहाँ मैं अध्यक्ष महोदय मार्केट मॉर्फोलॉजी के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। हमारे देश में 3 तरह का मार्केट है। मोनोपोली मार्केट, जिसमें एक ही व्यक्ति बेचने वाला है और बाकी लोग खरीदने वाले हैं। दूसरा मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें 4-5 जो है औद्योगिक घराने मिलकर मोनोपोली की तरह व्यवहार करते हैं, वस्तु के आकार, प्रकार और विज्ञापन के माध्यम से वस्तु को बेचते हैं, लेकिन कीमतें वो मोनोपोली की तरह वसूल करते हैं। और तीसरा मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट। इस परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में बेचने वाले भी बहुत हैं, खरीदने वाले भी अनेक हैं। तो अभी जो वर्तमान में इस देश में कृषि उपज मंडी के माध्यम से जो काम हो रहे थे, या अभी जो खाद्य व्यापार चल रहा था, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो पूर्व में था इस अमेंडमेंट से पहले, उसमें परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट था। खाद्य पदार्थ 1% से लेकर 5% मुनाफे के ऊपर ये व्यापार होता था। लेकिन अब इस एक्ट में जो परिवर्तन किया गया है, धारा जो 1A जोड़ी गई है 3 के बाद में, इससे आदमी अपने स्टॉक को अनलिमिटेड बढ़ाएगा और बढ़ा करके वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करेगा, और कृत्रिम अभाव पैदा करके किसान से कम कीमत में खरीदेगा और बहुत ऊंची कीमत के ऊपर उपभोक्ताओं को वो चीज़ें मुहैया होंगी। इससे मोनोपोली जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था, हमारा देश परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली बाजार की ओर जा रहा है, जिसमें एक आदमी बेचने वाला या 3-4 आदमी मिलकर बेचेंगे और सारे देश को शोषण करेंगे, सारे देश को एक तरीके से लूटेंगे। इस कारण से राज्य सरकार ने ये उचित समझा कि हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और विपक्ष के नेता महोदय, कई माननीय सदस्यों ने ये कहा कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, उसके बारे में कोई कानून आपको बनाने का अधिकार नहीं है। मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा, खास तौर से इसी एक्ट में, इसी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में संविधान के आर्टिकल 254(2) के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा समवर्ती सूची के किसी भी विषय में बनाए गए कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जो संसद द्वारा पहले बनाए गए कानून या उस विषय के संबंध में किसी मौजूदा कानून के प्रावधानों के जो खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति जी की अनुमति के साथ उस राज्य में लागू किया जाता है। इससे पहले भी अधिनियम की धारा 7A, इसी अधिनियम की धारा 7A का राज्य संशोधन राजस्थान अधिनियम 1960 का 32 के द्वारा लागू किया है, जिसमें राजस्थान में अधिनियम के तहत अपराध में काम करने में ली गई संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया। इसी एक्ट में हमने पहले
1960 में अमेंडमेंट किया था और उसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी। इसी प्रकार बिहार में धारा 3, 6 और 6C में 1978 में बिहार अधिनियम संख्या 9 इसके अनुसार परिवर्तन किया गया। उत्तर प्रदेश में धारा 3 और धारा 6BB में 1975 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 ये संशोधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में धारा 3 और 11 में 1974 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 ये संशोधन हुआ है ये, और राष्ट्रपति जी ने अपनी सहमति दी है। तो ये कहना कि ये जो है हमारा अधिकार नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि आप इसमें सुधार कर लें। कानून हमने बनाए, आवश्यक वस्तु अधिनियम में 1960 में संशोधन किया, राष्ट्रपति जी ने उसको मंजूर किया। और इसमें भी खास तौर से हमने क्या किया है, हमने जो धारा 3 का जो इसका जो दूसरा प्रोविजो है उसके बाद में एक परंतुक जोड़ा है। उस परंतुक के अनुसार उन्हीं 6 वस्तुओं पर आलू, प्याज, अनाज, दाल, खाद्य तेल और तिलहन, इन चारों वस्तुओं के बारे में 6 वस्तुओं के बारे में खास तौर से प्राकृतिक आपदा, कीमतों में वृद्धि, इन्होंने कहा अप्रत्याशित कीमतों में वृद्धि, हमने कहा कीमतों में वृद्धि, और उसके बाद जो है अन्य किसी भी परिस्थिति के आधार पर, ये किसी भी कारण से कीमतों में वृद्धि हो सकती है। युद्ध को हमने नहीं लिया क्योंकि युद्ध डिक्लेयर करना ये करना केंद्र सरकार का काम है। तो इन प्रोविजो के आधार पर ये कानून तो केंद्र का है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी। हमारे पास कोई शक्ति नहीं होगी तो हम इसको कैसे प्रतिषेध करेंगे, कैसे इसका विनियम करेंगे। इसलिए इस प्रोविजो को जोड़कर हमने ये कोशिश की है कि राज्य सरकार कोई भी व्यक्ति यदि जमाखोरी, मुनाफाखोरी करता है और कीमतों में कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% तक वृद्धि को देखा जाए, यदि 20% वृद्धि, 25% वृद्धि भी कर दी है तो राज्य सरकार उसको प्रतिषेध कर सकती है, स्टॉक लिमिट निर्धारित कर सकती है, राज्य सरकार उसकी स्टॉक लिमिट को तय कर सकती है। अनाज, दाल, तेल और तिलहन, खाद्य तेल और तिलहन, इसमें भी 50% तक वृद्धि को वेट करना आवश्यक नहीं है। जब उचित समझे सरकार की कीमतों में वृद्धि हो रही है, किसी भी कारण से वृद्धि हो रही है, उसको प्रतिषेध करने के लिए राज्य सरकार ने अधिकार लिया है कि वो इसको विनियमित करे, वो उसको प्रतिषेध करे ताकि कीमतों में अनावश्यक वृद्धि नहीं हो, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य में कीमतों को नियंत्रित रख सके। इसके साथ साथ जो हमने प्रावधान विशेष रूप से जो किए हैं उसमें कीमत बढ़ोतरी में हमने कोई पैमाना नहीं रखा। इन्होंने पैमाना रखा है कि 100% बढ़ेगी तब विचार करेंगे, 50% तक अनाज, दाल, खाद्य तेल और तिलहन की कीमतों में वृद्धि होगी तब विचार करेंगे। हमने इनको हटा करके 4 कारण दिए हैं, प्राकृतिक आपदा, कीमतों में वृद्धि और इसी प्रकार आपके अकाल और प्राकृतिक आपदा। ये 4 परिस्थितियों में कभी भी राज्य सरकार जो है इस प्रोविजो के आधार पर स्टॉक लिमिट निर्धारित कर सकती है, कीमतों पर नियंत्रण कर सकती है, जमाखोरी, मुनाफाखोरी को रोक सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो प्रोविजो किए हैं उसमें खास बात ये है कि ये जो एक्ट है ये जून 2005 से नहीं लगेगा। हमारा जो ये एक्ट है इसको ये पारित होगा, नोटिफाई होगा, उसके बाद ये कानून राजस्थान में लागू होगा। इसके अलावा जो संविधान में विशेष रूप से कानून बनाने का जो अधिकार दिया है उसमें निश्चित रूप से संविधान की 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में प्रविष्टि नंबर 27 और समवर्ती सूची में जो है वो
37 नंबर, इनमें प्रविष्टियों में ये जो विषय है वो निश्चित रूप से राज्य का विषय भी है। राज्य इस संबंध में कानून बना सकता है। आप बार बार कह रहे थे ना, आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार है, जो हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि इस संविधान की इन प्रविष्टियों के अंतर्गत हम राज्य में कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, और उसी के अंतर्गत हमने ये धारा 3A में जो 2 प्रोविजो के बाद में हमने नया प्रोविजो जोड़कर जो प्रावधान लेके आए हैं, ये राज्य के हित में है, राज्य के उपभोक्ताओं के हित में है, जमाखोरों के, मुनाफाखोरों के खिलाफ में है। ये लोग बोल रहे थे कि आप किसान का विरोध कर रहे हो। अरे आप आम आदमी को कहाँ ले जा रहे हो? एक साल में 100% कीमतों में वृद्धि करके और फिर उसके बाद में आप स्टॉक लिमिट लगाना चाहेंगे। आप किसको फायदा देना चाहते हो? हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, माननीय मंत्रियों ने ठीक कहा कि औद्योगिक घरानों को सपोर्ट करने के लिए ये बिल लाया गया है, जिसका हम निश्चित रूप से केंद्रीय कानून जो बना है उसमें सुधार की आवश्यकता है। और जो सुधार राजस्थान सरकार ने किए हैं वो मौजूद हैं, वो तार्किक हैं, संविधान सम्मत है, और राज्य में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए, जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर अंकुश लगाने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले वक्त में आप लोग सपोर्ट करेंगे, ढूंढते रह जाओगे। न किसान आपके साथ रहेगा, न कंज्यूमर आपके साथ रहेगा, न मजदूर आपके साथ रहेगा, न गरीब आपके साथ रहेगा। और अगले चुनाव में ये सारा का सारा लोग एकजुट होकर आम आदमी आपको धराशायी कर देगा लोकसभा के चुनाव में। ये मेरा चैलेंज है। मैं अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो उपयोगी सुझाव दिए हैं उनके लिए तो धन्यवाद देता हूं। और जनमत जानने के लिए जिन लोगों ने 14 माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव यहाँ पे रखा है उसको अस्वीकार करने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। तीनों बिलों पर चर्चा